हेलो दोस्तों, आज सभी का आज की यूट्यूब क्लास में स्वागत है। आइए, अपन अभी तक पढ़ चुके थे राजस्थान के अंतर्गत प्रजामंडल, और प्रजामंडल के अंतर्गत अपन चल रहे थे मारवाड़ प्रजामंडल, और मारवाड़ के अंतर्गत अपनों ने पढ़ा था जोधपुर प्रजामंडल। और जोधपुर प्रजामंडल की अपने ने कुछ बातें, जोधपुर प्रजामंडल कब बना, यहाँ पर कौन नेता थे, इन सब के बारे में अपनों ने जानकारी ले ली थी। अब आगे चलते हैं। इसी जोधपुर प्रजामंडल के अंतर्गत एक कांड आता है, उस कांड के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो उस कांड का नाम लिखना है आपको, क्या? डाबड़ा कांड, यानी डाबड़ा कांड लिख दीजिए। डाबड़ा कांड, ये डाबड़ा कांड कब हुआ था? तो याद रखना आप लोग, 13 मार्च 1947। कब होता है ये? 13 मार्च 1947 को डाबड़ा कांड होता है। क्यों होता है डाबड़ा कांड? तो याद रखना, ये डाबड़ा अगर पूछ लिया जाता है कि डाबड़ा जो कांड हुआ था ये अभी वर्तमान में किस जिले में आता है, या उस समय में किस रियासत का हिस्सा था, तो मारवाड़ रियासत का हिस्सा था, जोधपुर रियासत का हिस्सा था। लेकिन वर्तमान में ये डाबड़ा कहां पर आता है? नागौर, नागौर जिले के अंदर आता है। अब यहां पर हुआ क्या था? यहां पर क्या हुआ था, किसानों के साथ में बहुत अत्याचार हो रहे थे, उनसे अनेक प्रकार की यातनाएं दी जा रही थी। तो यहां पर इस नागौर में, इस डाबड़ा नामक स्थान पर क्या हो रहा था, एक किसान था, उसका नाम था मोतीलाल। मोतीलाल, इस मोतीलाल के किसान के घर पर क्या हो रहा था? मोतीलाल किसान के घर पर प्रजामंडल के जो सदस्य थे, प्रजामंडल के जो लोग थे या प्रजामंडल के जो नेता थे, ये यहां पर क्या हो रहे थे? एकत्रित हो रहे थे। लेकिन इस डाबड़ा, ये डाबड़ा जो परगना था, ये डाबड़ा जो परगना आता है, ये डीडवाना के अंदर आता है। कहां आता है? डीडवाना। तो यहां डीडवाना के जो जागीरदार थे, उन जागीरदार के द्वारा इन मोतीलाल जी के घर पर क्या कर दिया जाता है? हमला। और इनके घर पर क्या हो गया? हमला। जैसे ही हमला होता है तो यहां पर हमले में यहां पर क्या हो जाता है? इन मोतीलाल जी की मृत्यु हो जाती है। मोतीलाल जी की क्या हो गई? यहां पर मृत्यु हो गई। इनके साथ में और अनेक लोग शहीद हो जाते हैं, जिनमें से 5 व्यक्ति मुख्य आते हैं। और यहां पर भी एक सीरियल चलती है, राम राम सत्य है, यानी राम वाले सीरियल। तो यहां पर कौन कौन आते हैं जिनकी मृत्यु होती है साथ में? तो याद रखना, चुन्नीलाल, दूसरा था आपका रामू राम। वैसे ऐसा इतना डीपली पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी आप लोग याद कर लेना कौन कौन व्यक्ति को यहां पर मारे गए थे। तो रामू राम, रुदाराम, धन्नाराम, और 5वां अंतिम लिख लीजिए, नंदराम। ये लोग यहां पर क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। यानी यह डाबड़ा कांड की घटना थी, जिसमें मोतीलाल जो एक व्यक्ति था, किसान था, उस किसान के घर पर क्या होता है? प्रजामंडल के सदस्यों के द्वारा सम्मेलन होता है। और यहां पर कौन सी? याद रखना, डीडवाना के सामंत ने यहां पर क्या कर दिया? लाठीचार्ज किया। और लाठीचार्ज में इस मोतीलाल की मृत्यु हो जाती है, और इनके साथ में चुन्नीलाल, रामू राम, रुदाराम, धन्नाराम, नंदराम आदि मारे जाते हैं। तो यह हो गई आपकी डाबड़ा कांड। आगे आ जाइए, आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट प्रजामंडल कौन सा आता है। आपका नेक्स्ट प्रजामंडल आएगा कौन सा? सिरोही प्रजामंडल। तो हेडिंग डाल दीजिए, सिरोही प्रजामंडल। तो सिरोही प्रजामंडल कब बना? सिरोही प्रजामंडल कब बना है ये? तो ये आपको मैंने बताई थी, जो सिंहा 34, तो 1934
अब यहां पर संस्थापक कौन थे, संस्थापक कौन थे, और इसकी स्थापना के बारे में भी मैंने बता चुका हूं आप लोगों को कि स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना तो बता ही चुका हूं 1934, लेकिन स्थापना इसकी कहां पर हुई थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से कि इसकी स्थापना कहां पर हुई थी। और मैंने आपको 3 प्रजामंडल ऐसे बताए थे जो राजस्थान की सीमा में न बनकर राजस्थान की सीमा से बाहर बने थे, जिसके अंदर एक सिरोही प्रजामंडल था। तो इसकी स्थापना कहां पर हुई, स्थापना कहां हुई, मुंबई, मुंबई में इसकी प्रजामंडल की स्थापना हुई। अब बात आती है संस्थापक। संस्थापक कौन थे इसके, तो संस्थापक के नाम याद रखना यहां पर, वृद्धि शंकर त्रिवेदी। दूसरा व्यक्ति था आपका समर्थमल, समर्थमल, और तीसरा आपका व्यक्ति था एक और भीमशंकर शर्मा, भीमशंकर शर्मा। तो ये व्यक्ति यहां पर क्या थे, यहां पर संस्थापक, यानी इनके द्वारा यहां पर स्थापना की गई। लेकिन होता क्या है, जब इस प्रजामंडल की स्थापना होती है लेकिन कुछ समय के बाद में यह प्रजामंडल क्या हो जाता है, निष्क्रिय। तो याद रखना कुछ समय पश्चात यह प्रजामंडल क्या हो जाता है, निष्क्रिय, निष्क्रिय हो निष्क्रिय हो जाता है। तो यह प्रजामंडल थोड़े समय के बाद में क्या हो गया, निष्क्रिय हो गया। और इसकी वापस जो स्थापना होती है वो कब होती है और किसके द्वारा की जाती है, तो याद रखना यहां पर इसकी स्थापना कब होगी, 2 बार होगी। एक तो 34 में हुई थी, और सेकंड बार जो प्रजामंडल की स्थापना होगी वो 39 में होगी। 1939 मैंने बताई थी ट्रिक, किसी को 39, तो वहां पर 1939 में सेकंड स्थापना होगी। लेकिन इसकी स्थापना मुंबई के अंदर वापस 1935 में प्रवासी व्यक्ति जो होते हैं, सिरोही के जो प्रवासी व्यक्ति हैं, कहां पर गए हुए होते हैं, मुंबई गए हुए होते हैं, उनके द्वारा वहां पर कब 16 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना कर दी जाती है। याद रखना, प्रवासी सिरोही प्रजामंडल की, प्रवासी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब की जाती है, तो याद रखना इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1935 को। कहां पर, मुंबई। कहां पर होती इसकी, ये याद रखना, प्रजामंडल प्रवासी जो यहां से सिरोही से प्रवास करके कहां गए हुए थे, मुंबई में गए हुए थे, उनके द्वारा प्रवासी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। कहां, कब, 16 अप्रैल 1935, और कहां पर, मुंबई के अंदर की जाती है। इसके बाद में आगे चलते हैं। अब यहां पर आ जाता है कि सिरोही के अंदर जन जागृति पैदा करने वाला व्यक्ति कौन था, जिसके द्वारा सिरोही के अंतर्गत क्या की गई, जन जागृति पैदा की गई। तो याद रखना यहां पर सिरोही में जन जागृति पैदा किसने की, तो आपके नाम था उनका, मोतीलाल तेजावत, यानी मोतीलाल जी तेजावत के द्वारा क्या की गई, सिरोही के अंदर जन जागृति पैदा की गई। लेकिन इस प्रजामंडल की वापस पुनः स्थापना, प्रजामंडल की वापस जो पुनर्गठन यानी पुनः स्थापना जो हुई, पुनर्स्थापना यानी पुनः स्थापना, वो कब हुई, 1939 में।
1939 में। और किसके द्वारा की गई, तो याद रखना यहां पर पुनः स्थापना यह की गई थी आपकी गोकुल भाई भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, गोकुल भाई भट्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो यह था आपका सिरोही प्रजामंडल। वापस देख लीजिए सिरोही को एक बार और। सिरोही प्रजामंडल इसकी स्थापना 1934 में हुई। कहां हुई स्थापना, मुंबई के अंदर हुई। संस्थापक वृद्धिशंकर त्रिवेदी, समर्थमल, भीमशंकर शर्मा। कुछ समय पश्चात यह क्या हो जाता, प्रजामंडल निष्क्रिय हो जाता है। प्रवासी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहां पर की जाती है, इसी प्रजामंडल की वापस प्रवासियों के द्वारा वापस मुंबई के अंदर क्या की जाती है, प्रजामंडल की स्थापना कब, 16 अप्रैल 1935 मुंबई में। क्यों सिरोही में, अगर आगे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सिरोही में जन जागृति पैदा किसके द्वारा की गई, तो मोतीलाल जी तेजावत के द्वारा। लेकिन पूछ लिया जाता है सिरोही प्रजामंडल की पुनः स्थापना, पुनर्गठन कब हुआ, तो 1939 में। किसके द्वारा, गोकुल भाई भट्ट के द्वारा। तो यह था आपका सिरोही प्रजामंडल। तो ये नोट डाउन कर लीजिए। आ जाइए आगे, अगला डालिए आप हाड़ौती प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल इसकी कब होती है, वही जो सी हा से हाड़ौती, इसका भी 1934 में। इसका बहुत और कुछ भी याद नहीं रखना। इस प्रजामंडल का आपको यही ध्यान रखना, एक तो संस्थापक कौन थे, इसके उपाध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, यही याद रखना आप लोगों को। तो इसके संस्थापक कौन थे, तो आपके संस्थापक थे आपके पंडित नैनूराम शर्मा। पंडित नैनूराम शर्मा। अगर अध्यक्ष पूछ लिया जाता है इसके अध्यक्ष, तो अध्यक्ष कौन थे आपके, हाजी फैज। ये इंपॉर्टेंट है कि इसके हाड़ौती प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, तो हाजी फैज मोहम्मद। तीसरी चीज आपकी, इसके अन्य सदस्य, इस प्रजामंडल के अन्य सदस्य। तो यहां पर दो जनों के नाम याद रखना आप लोग, दो व्यक्तियों के, प्रभुलाल शर्मा और दूसरे थे आपके पंडित अभिन हरि। तो ये इसके प्रजामंडल के क्या थे, अन्य सदस्य थे। यहां पर आपसे आजकल प्रश्न वो नहीं पूछा जाता कि हाड़ौती प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, वो सबको पता है। वहां पर पूछा जा सकता है कि निम्न में से हाड़ौती प्रजामंडल के सदस्य नहीं थे। वहां पर ये 3 नाम दे दिए जाएंगे, पंडित नैनूराम शर्मा, प्रभुलाल शर्मा, पंडित अभिन हरि, और वहां पर एक नाम दूसरा दे दिया जाएगा मोतीलाल जी तेजावत वगैरह। तो कौन नहीं थे, वो नहीं रहेंगे। इन नामों को याद करना आपको, हर प्रजामंडल के जितने भी नाम लिखवा रहा हूं वो याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर आजकल प्रश्न वहां से आता है। आजकल एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है, ये चीज आप समझ लेना। ओके, तो नोट कर लीजिए इसको। आ जाइए आगे देखते हैं। अगला प्रजामंडल अपन लेते हैं धौलपुर प्रजामंडल। हेडिंग डाल दीजिए, और जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसके बाद तो शायद आपको पढ़ने की कहीं से जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना वादा है मेरा। और यहां से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको डेडिकेटेड होकर, यानी बहुत ध्यान लगाकर इसको पढ़िएगा, और साथ में ही आप नोट्स भी अपने साथ में ही बनाते जाइएगा, क्योंकि नोट्स अगर नहीं बनाओगे और आप सिर्फ रिवीजन करोगे तो उससे पढ़ाई नहीं होती है। तो आप एक साथ में ही क्या बनाइएगा, नोट्स भी बनाइएगा। तो धौलपुर प्रजामंडल कब बना था, तो मैंने आपको बताया था, एक ट्रिक बताई थी, 2B36, 2 से धौलपुर, 20 से बीकानेर, 1936 में। तो धौलपुर प्रजामंडल कब बना,
1936 ईस्वी के अंदर। अब इसके आपके संस्थापकों के नाम लिख लो। संस्थापक थे आपके कृष्णदत्त पालीवाल, कृष्णदत्त पालीवाल। दूसरे थे आपके ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। तीसरे थे आपके यमुना प्रसाद, और चौथे थे आपके जोहरीलाल इंदू, जोहरीलाल इंदू। इनके द्वारा इस संस्थापक यानी इस प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल की क्या की गई, इसके गठन किया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाता, पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन इस प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष यही थे आपके कृष्णदत्त पालीवाल। आपको किताबों में ये बाकी के नाम नहीं मिलते हैं, आपको सिर्फ कृष्णदत्त पालीवाल मिलता है, लेकिन आपको ये नाम भी याद रखने जरूरी है। ये जितना इंपॉर्टेंट नहीं रहा अब उतने ही ये इंपॉर्टेंट रह गए, ये याद रखना आप लोग। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। अब इस प्रजामंडल का जो गठन किया गया वो एक व्यक्ति की प्रेरणा से किया गया, उस व्यक्ति के कहने पर इस प्रजामंडल का स्थापना की गई। तो उस व्यक्ति का नाम था श्रद्धानंद। नाम पूरा था इनका स्वामी श्रद्धानंद। श्रद्धानंद की प्रेरणा से, किसकी प्रेरणा से, स्वामी श्रद्धानंद की प्रेरणा से, स्वामी श्रद्धानंद की प्रेरणा से इस धौलपुर प्रजामंडल की क्या होगी, स्थापना हुई। अब आपसे अगर पूछ लिया जाता है कि धौलपुर के अंदर जन जागृति पैदा करने का काम किसने किया, तो दो व्यक्तियों का याद रखना नाम आप, एक तो जोहरीलाल इंदू और एक ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। इन दोनों के द्वारा धौलपुर प्रजामंडल के अंतर्गत क्या की गई, जन चेतना, जन जागृति, इन दोनों ने ही क्या की थी, जन जागृति यहां पर पैदा की थी। तो ये दोनों नाम आप याद रख लेना, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जोहरीलाल इंदू के द्वारा इस यहां पर की गई। और कब की गई उतना कुछ पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि प्रजामंडल जब नहीं बना था उससे पहले ही हुई होगी, क्योंकि उससे पहले ही जब यहां पर जन जागृति पैदा करेंगे तब जाके प्रजामंडल की स्थापना होगी। तो आगे चलते हैं। अब यहां पर एक चार चीज ध्यान रखना, इस ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के लिए, जिज्ञासु जी के लिए एक खास चीज याद रख लेना। यहां पर इन्होंने हरिजनों द्वार आंदोलन चलाया। तो ये था धौलपुर प्रजामंडल के बारे में कुछ बातें, जैसे कि संस्थापक कृष्णदत्त पालीवाल जो अध्यक्ष थे, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, यमुना प्रसाद और जोहरीलाल इंदू। दूसरी किसकी प्रेरणा से, स्वामी श्रद्धानंद की प्रेरणा से इस प्रजामंडल की स्थापना की गई। यहां पर जन जागृति का कार्य किसने किया, तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जोहरीलाल इंदू। इन ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने, इन्होंने हरिजनों के लिए उद्धार के लिए एक आंदोलन चलाया। तो ये थी धौलपुर प्रजामंडल की बात। अब धौलपुर प्रजामंडल के अंतर्गत एक कांड होता है यहाँ पर, तो उस कांड का नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट कांड से आता है कि यहाँ पर जो कांड हुआ था वो कांड कौन सा था। आजकल जो कांड होते हैं वो कांड नहीं, उस समय कांड अलग थे। उस समय कोई आंदोलन हो रहा होता है, वहां पर जो गोली फायरिंग कर दी जाती है और उसकी वजह से मर जाते हैं, कोई शहीद हो जाता है, कोई मारा जाता है। लेकिन आजकल कांड अलग तरीके के होते हैं, तो वैसे कांड नहीं है। आजकल बहुत अलग अलग कांड होते हैं। अभी देखा ही था आप लोगों ने, अभी एक जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक लड़की की अभी रेप करके जो हत्या कर दी गई थी मनीषा नाम से, तो वो एक अलग कांड है। तो वो कांड इसलिए नहीं थे, वो कांड इसलिए थे कि अपनी स्वतंत्रता के लिए कांड किए गए थे। और ये ऐसे कांड तो कहते हैं ना, ऐसे कांडों के लिए तो सरकार को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसके तहत उन लोगों को फांसी दे दी जाए, या तुरंत उनको ज्यादा दिन खिलाओ पिलाओ क्यों, और खिला पिला के उनको मोटा सा बनाना, तो वो नहीं करना है। ठीक है, तो इधर ध्यान दीजिए आप। अगला तसीमो कांड, तो कांड कौन सा था आपका,
तसीमो कांड, तसीमो कांड। तसीमो जो कांड होता है वो कब होता है, तो ये याद रखना डेट इसकी 12 नवंबर 1947। होता क्या है, इस तसीमो नामक स्थान पर क्या किया जा रहा होता है, इस तसीमो नामक स्थान पर एक प्रजामंडल का क्या बुलाया जाता है, यहां पर सम्मेलन, सम्मेलन, धौलपुर प्रजामंडल का एक सम्मेलन बुलाया जाता है यहां पर। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर लोग एकत्रित होकर यहां पर क्या करते हैं, एक नीम के पेड़ के ऊपर क्या करते हैं, तिरंगा झंडा फहराते हैं। यहां पर क्या फहराते हैं, तिरंगा झंडा फहराते हैं। ये याद रखना आप लोग, तिरंगा झंडा जो अपना मान्य हुआ है वो बाद में हुआ है, उससे पहले एक रियासतों के झंडे चलते थे, वो अलग अलग थे। इसलिए तिरंगा झंडा तो पूरे भारत का था, स्वतंत्रता का प्रतीक था उस समय, तो यहां पर तिरंगा झंडा फहराएगा। तो यहां पर धौलपुर प्रजामंडल, धौलपुर के जो शासक थे उनको यह बात रास नहीं, तो यहां पर पुलिस को भेज दी गई और पुलिस के द्वारा इस तिरंगे के झंडे को क्या कर रही थी, उतारना चाहती थी। लेकिन यहां पर जो जनता खड़ी थी उसमें से दो व्यक्ति आपके नाम याद रखना उनके, छत्तर सिंह परमार और दूसरे थे आपके पंचम सिंह कुशवाहा। छत्तर सिंह परमार व पंचम सिंह कुशवाहा। तो छत्तर सिंह जी देखते हैं पुलिस जैसे ही उतारने के लिए आती तो ये बीच में आ जाते हैं, कहते हैं कि अगर आपको झंडा उतारना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मेरी मृत्यु करनी पड़ेगी, यानी मेरी हत्या करने के बाद ही आप झंडे को उतार सकते हो। पुलिस का भी दिमाग शॉर्ट, उन्होंने पंचम छत्तर सिंह जी को शूट कि भाई साहब आप चलिए, तो इनको क्या मार दी, गोली मार दी, गोली मार दी। यह देखकर पंचम सिंह जी कुशवाहा आते हैं कि आपने इनको मार दी तो मुझे भी मारने के बाद ही आप झंडा क्या कर पाएंगे, उतार देंगे। तो यहां पर इनको भी क्या मार दी, गोली मार दी, दोनों यहां पर मर जाते हैं। यह देखकर जो भीड़ थी वह भीड़ पूरी चारों तरफ से उस झंडे को क्या कर लेती है, घेर लेती है, और घेरने के बाद में पुलिस को चुनौती देती है कि अब आप हम सबको मारने के बाद ही इस झंडे को क्या कर पाओगे, नीचे उतार पाओगे। तो यहां पर भीड़ के द्वारा उन्हें चुनौती दी जाती है। तो यह कांड था आपका तसीमो कांड। तो ये लिख लीजिएगा, यह तसीमो कांड। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रजामंडल आप लिखिए, बीकानेर प्रजामंडल। हेडिंग डालिए, बीकानेर बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल कब होता है इसका, तो याद रखना इसका 4 अक्टूबर 1936। 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है। यहां पर संस्थापक का नाम लिखिए, कौन थे संस्थापक, तो आपके संस्थापक थे यहां पर मगाराम वैद्य। कौन थे, मगाराम वैद्य यहां के क्या बनते हैं, संस्थापक बनते हैं। लेकिन यह प्रजामंडल क्या हो जाता है, फिर वापस निष्क्रिय हो जाता है। अब होता क्यों है, तो यहां पर याद रखना होता क्या है। यहां पर उस समय तत्कालीन बीकानेर के जो शासक होते हैं कौन होते हैं, तत्कालीन शासक गंगा सिंह जी। कौन होते हैं, गंगा सिंह जी।
ये गंगा सिंह जी क्या करते हैं, इस प्रजामंडल का शेषवा काल में ही दमन कर देते हैं, शेषवा काल में ही दमन, शेषवा काल में ही दमन कर देते हैं। इसीलिए इस घटना को बीकानेर प्रजामंडल की भ्रूण हत्या कहा जाता है। इसीलिए क्या कहा जाता है इस घटना को, इस घटना को बीकानेर प्रजामंडल की भ्रूण हत्या बीकानेर प्रजामंडल की क्या कर दिया, भ्रूण हत्या कहा जाता है। अब आगे देखते हैं, इस प्रजामंडल की वापस क्या होती है, पुनः स्थापना। लेकिन पुनः स्थापना कहां होती है और कब होती है, तो इसकी पुनः स्थापना होती है 1937 ईस्वी में। कहां, तो यह होती है आपकी कोलकाता। कोलकाता के अंदर जो बीकानेर के लोग रह रहे थे उनके द्वारा बीकानेर के अंदर, एक कोलकाता के अंदर 1937 ईस्वी में इसका पुनर्गठन किया जाता है। यह हो गई बीकानेर प्रजामंडल की थोड़ी सी बात, बीकानेर के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई। अब आगे चलते हैं। जब गंगा सिंह जी आपके एकमात्र, राजस्थान से एकमात्र व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज जो सम्मेलन हुए थे 30, 31, 32 के अंदर, इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों के अंदर 1930, 1931 और 1932 इन तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत भाग लेने के लिए गए थे। लेकिन होता क्या है, यहां पर प्रजामंडल से पहले की बातें हैं ये, तो ये जब भाग लेने के लिए जाते हैं तो यहां पर इनके पीछे, यहां पर इनके पीछे क्या होता है, याद रखना, कहां जाते हैं, गंगा सिंह जी गोलमेज सम्मेलन, भाग लेने के लिए जाते हैं, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते हैं। तो यहां पर क्या होता है, इनके विरुद्ध, जब वो तो वहां चले जाते हैं तो इनके गंगा सिंह जी के विरुद्ध यहां पर कौन सी एक पुस्तिका छपाई जाती है, उसका नाम होता है बीकानेर दिग्दर्शिका। बीकानेर दिग्दर्शिका, बीकानेर दिग्दर्शिका जब पुस्तक छपाई जाती है और यह पुस्तक सब लोगों में क्या कर दी जाती है, बांट दी जाती है। जब बांट दी जाती है तो लंदन से, जैसे ही लंदन के अंदर जब गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, वहां से जैसे ही गंगा सिंह जी आते हैं तो यहां पर जैसे ही आते हैं तो इस घटना को क्या कह देते हैं, क्या नाम देते हैं इसका, बीकानेर षड्यंत्र नाम दिया जाता है। इस घटना को दिग्दर्शिका छपाने के बाद जब बांटी गई तो इसको नाम क्या दिया गया, बीकानेर षड्यंत्र, बीकानेर षड्यंत्र कहा गया। और इसके बाद में 1932 में, कब, 1932 में बीकानेर सेफ्टी एक्ट लागू हुआ। तो यह बीकानेर की थोड़ा सा बात हुई। लिख लीजिए एक बार इतना, लिख लिया, आगे चलते हैं। राजपूताना का एकमात्र प्रजामंडल था जिसको रियासत के द्वारा क्या दे रखा था, रियासत के द्वारा इस प्रजामंडल को क्या दे रखा था, संरक्षण दे रखा था। संरक्षण तो एकमात्र कौन सा था, यही था, यहीं पर लिख लीजिए, राजपूताने
के बीकानेर राजघराने ने प्रजामंडल संरक्षण दे रखा था। तो ये बात हो गई बीकानेर प्रजामंडल की। अगर आपसे यहां पर बीकानेर प्रजामंडल के अन्य सदस्य भी पूछ लिया जाए कहीं कि अन्य सदस्य बीकानेर प्रजामंडल के, तो यहां पर अन्य सदस्यों के नाम भी लिखवा रहा हूं आपको। अन्य सदस्य लिख लीजिएगा, अन्य सदस्यों के नाम। एक तो नाम लिखिएगा रघुवर दयाल गोयल। दूसरा नाम लिखिएगा चंदनमल बहड़। एक और नाम लिखिएगा लक्ष्मी देवी आचार्य। लक्ष्मी देवी आचार्य, इनके द्वारा इन सदस्यों के द्वारा क्या किया गया, यहां पर ये और इस प्रजामंडल के अन्य सदस्य थे। ये आपके चंदनमल बहड़ वही थे जिन्होंने बीकानेर के धर्म स्तूप पर तिरंगा झंडा फहराया था। ये वही चंदनमल बहड़ है। अब आ जाइए आगे, बीकानेर प्रजामंडल का कांड। एक यहां पर एक कांड होता है बीकानेर प्रजामंडल का, एक बार नाम लिख लीजिएगा, रघुवर दयाल गोयल, चंदनमल बहड़ और लक्ष्मी देवी आचार्य। वापस देख लीजिए, बीकानेर प्रजामंडल 4 अक्टूबर 1936 को इसकी स्थापना हुई। संस्थापक मगाराम वैद्य थे। तत्कालीन शासक गंगा सिंह जी इसका सेसवा काल में ही क्या कर देते हैं, दमन कर देते हैं। इस घटना को बीकानेर प्रजामंडल की क्या कहा जाता है, भ्रूण हत्या कहा जाता है। इसकी पुनः स्थापना 1937 ईस्वी में कहाँ होती है, कोलकाता के अंदर होती है। और अन्य सदस्य कौन होते हैं, रघुवर दयाल गोयल, चंदनमल बहड़ और लक्ष्मी देवी आचार्य। इसके बाद गंगा सिंह जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाते हैं। तो यहाँ से पीछे से बीकानेर दिग्दर्शिका एक पुस्तिका छपाई जाती है और इसे पूरे बीकानेर में शहर में बंटवाई दे दी जाती है, जिसे बीकानेर षड्यंत्र का नाम दिया जाता है। 1932 में बीकानेर सेफ्टी एक्ट लागू होता है और इसके बाद में राजपूताने के बीकानेर राजघराने ने प्रजामंडल को क्या दे रखा था, संरक्षण दे रखा था कि आप बीकानेर के यानी जो जनता के प्रतिनिधि थे वो इसके अंतर्गत कार्य करते थे, वो जनता की मांगे यहां पर रखते थे। आ जाइए आगे। अब यहां पर एक कांड होता है, रायसिंह नगर हत्याकांड। कब होता है यह देखेंगे अपन। सुनना होता क्या है यहां पर, पहले पूरी कहानी है इसकी, एक थोड़ी सी कहानी सुनना। रायसिंह नगर वर्तमान में कहां पर है, वर्तमान में या गंगानगर में, गंगानगर में है। तो होता क्या है कि इस रायसिंह नगर में 30 जून 1946 कब, जून 1946 को यहां पर प्रजामंडल का क्या हो रहा था, सम्मेलन। प्रजामंडल का एक सम्मेलन आयोजित हो रहा था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए एक व्यक्ति जा रहे थे यहां से, सत्यनारायण सर्राफ। ये जा रहे थे अध्यक्षता करने के लिए। तो ये 30 जून 1946 की रात को क्या होते हैं, यहां से निकलते हैं और रास्ते में जाते हैं। तो रास्ते में इनके साथ में और भी इनके सदस्य होते हैं साथ में। नेताजी जब भी जाएंगे, कोई भी नेताजी अगर जाते हैं तो उनके साथ में अकेले तो जाएंगे नहीं, उनके साथ में और भी कार्यकर्ता होंगे। तो इनके साथ में इनके कार्यकर्ता जा रहे थे। लेकिन होता क्या है कि रास्ते में इस रायसिंह नगर के अंदर से पहले यहां पर पुलिस के द्वारा इन्हें घेर लिया जाता है और यहां पर घेर कर इन्हें मारा और पीटा जाता है इन सबको।
लेकिन होता क्या है, यहां पर एक व्यक्ति होता है, उसका नाम है बीरबल सिंह डालिया। बीरबल सिंह जी डालिया जो थे वो इनके बीच में आ जाते हैं और यह झंडा लेकर उस पुलिस चौकी के ऊपर फहराने के लिए जाते हैं। जब पुलिस चौकी के ऊपर यह झंडा फहराने के लिए जाते हैं तो यहां पर पुलिस के द्वारा उनके ऊपर गोलियां चला दी जाती है। तो गोलियां जब चलती है तो उनके एक आपके जो बायां पैर होता है, इस बाएं पैर में क्या लग जाती है, गोलियां लगती है। 3 गोलियां एक साथ में लगती है, फिर भी वो रुकते नहीं और तिरंगे झंडे को ना तो नीचे गिरने देते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ये और आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन अंतिम में इनके गोली लग जाती है और गोली लगने के बाद में 30 जून 1946 को बीरबल सिंह क्या हो गए, यहां पर शहीद हो गए। यहां पर शहीद हो जाते हैं। जैसे ही शहीद होते हैं तो याद रखना 30 जून को तो शहीद हुए, 1 जुलाई 1946 को इनकी शव यात्रा निकाली जाती है। क्या की जाती है, इनकी शव यात्रा निकाली जाती है। तो 30 जून को तो शहीद होते हैं और 1 जुलाई 1946 को शव यात्रा निकाली जाती है। और आपसे अगर इतना तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर आपसे पूछ भी लिया जाए कि शव यात्रा के आगे तिरंगा झंडा लेकर कौन व्यक्ति चल रहा था, तो याद रखना आजाद हिंद फौज के कर्नल थे। कौन आपके आजाद हिंद फौज के कर्नल, आपके क्या नाम याद रखना है आपको उनका, अमर सिंह। कौन थे ये, आजाद हिंद फौज के कर्नल। ये अमर सिंह जी झंडा लेकर उस शव यात्रा के आगे चल रहे थे। तो इनका जो अंतिम संस्कार होता है वो 1 जुलाई 1946 को होता है। मृत्यु कब होती है, 30 जून 1946 को होती है। लेकिन बीकानेर के अंदर बीरबल दिवस जो मनाया जाता है वो 17 जुलाई 1946 को। तो याद रखना बीरबल दिवस कब मनाते हैं, दिवस 17 जुलाई 1946 को। यानी बीरबल दिवस जो मनाया जाता है वो 17 जुलाई 1946 को बनाया जाता है। इसके बाद में ये तो बात हो गई इसकी। तो ये तो था आपका रायसी नगर हत्याकांड। तो आपको दिमाग में सेट हुआ, तो ये था रायसी नगर हत्याकांड। लेकिन अब आगे चलते हैं। इसी के अंतर्गत यानी इसी बीकानेर के अंतर्गत एक चीज और यहां पर पढ़ेंगे, एक सभा का आयोजन पढ़ेंगे। यहां पर एक संगठन का स्थापना की गई और उसका नाम था सर्वहितकारिणी सभा। हितकारिणी सभा। इसका गठन कब होता है, तो 1913 में। स्थान चूरू। क्या याद रखोगे, चूरू। कहां पर होती है, चूरू। संस्थापक नाम याद रखना, कौन थे संस्थापक, तो कन्हैयालाल ढूंढ, कन्हैयालाल ढूंढ। और एक और नाम था आपका, उसका नाम याद रखना, स्वामी गोपाल दास। स्वामी गोपाल दास। ये यहां पर इसलिए पढ़ा रहा हूं कि इसी के द्वारा, इसी सर्वहितकारिणी सभा के द्वारा 2 चीजों की यहां पर स्थापना की गई। तो वो 2 चीजें कौन थी, एक तो थी बालिका विद्यालय, बालिका विद्यालय। इसकी स्थापना कब की जाती है, बालिका विद्यालय की, ये लड़की की है, लड़की के लिए। और दूसरी थी आपकी हरिजन विद्यालय। तो
तो 2 विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? इस सर्वकानी सभा के द्वारा बीकानेर के अंतर्गत, क्योंकि चूरू जो था पहले बीकानेर रियासत का ही हिस्सा था। तो दोस्तों ये था अपना बीकानेर प्रजामंडल। आपको यह क्लास आज की क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।